नमस्कार दोस्तों, रफ्तार मीडिया के खास बातचीत कार्यक्रम में एक बार पुनः सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच खास बात रफ्तार मीडिया के खास बातचीत कार्यक्रम में औरैया के एक ऐसी हस्ती जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, डॉक्टर कमलेश पाठक के सुपुत्र डॉक्टर तिलकराज पाठक आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया के खास बातचीत कार्यक्रम में तिलकराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। आज हम डॉक्टर कमलेश पाठक के जीवन परिचय से लेकर उनके औरैया के विकास के सर्वांगीण विकास के जो योगदान रहा है उनके बारे में हम डॉक्टर तिलकराज जी से जानेंगे। डॉक्टर तिलकराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पिताजी का क्या ऐसा जनता से औरैया की जनता से लगाव था कि उन्हें अपार स्नेह मिला? देखिए पाठक जी किसी बहुत बड़े जमींदार या बहुत सामंतवादी परिवार से तो थे नहीं, ना ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। वो पहली बार 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक औरैया विधानसभा से निर्वाचित हुए और जब वो पहली बार विधायक बने तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय के चुनाव में सिर्फ एक ही जाति के 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और सभी ब्राह्मण समाज से थे। उनको सभी समाज का और ब्राह्मण समाज का विशेष रूप से बाकी सभी पिछड़े वर्ग, शोषितों ने, पीड़ितों ने, सबने उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर पहुंचे। तब से लेकर और लगातार उनका राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहना, समाज के हित के लिए या जो भी औरैया के बड़े मुद्दे रहे उनमें सक्रिय भागीदारी करना, ये सदैव से औरैया का जनमानस जानता है कि वो बहुत ही अग्रणी भूमिका में लगातार बने रहे। मेरा जन्म तो 1987 में हुआ, वो पहली बार 85 में ही एमएलए हो गए। पर मैंने अपने बचपन से लगातार ये देखा कि उनका जनता से जुड़ाव वो लगातार बना ही रहता था। वो कभी भी राजनीति से उन्होंने अवकाश नहीं लिया या समाज सेवा से अवकाश नहीं लिया। लगातार ही वो जमीन पर रहे। इतने बार सदन में रहने के बावजूद विधायक रहे, मंत्री रहे, एमएलसी रहे और भी विभिन्न पदों पर रहे, पर वो कभी औरैया को छोड़कर कहीं और विस्थापित होने का उन्होंने नहीं सोचा। जिस तरह का एक राजनीति में होता है कि लोग एक बार ही विधायक बन जाते हैं तो बड़े शहरों की तरफ कूच कर जाते हैं, परिवार भी उनका वहीं कूच कर जाता है। पर पाठक जी का ऐसा कभी नहीं रहा। उनका जमीन से सदैव ही जुड़ाव रहा और लोगों के लिए लगातार संघर्षरत रहे। मुझे लगता है यही कारण है कि जनता का भी उनको एक प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिला। लोग आज भी इतने, आज वो 71 वर्ष के उम्र में हैं, जेल में हैं, 6 वर्ष से जेल में हैं, इसके बावजूद लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ है, ये अपने आप में एक मिसाल है। सबसे पहले जब नेताजी डॉक्टर कमलेश पाठक जी विधायक बने तो वो किस पार्टी से चुनाव जीते? देखिए उस समय चौधरी चरण सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और दलित मजदूर किसान पार्टी थी जो बाद में लोक दल के नाम से जानी गई और उसी पार्टी में विभाजन के बाद फिर वो समाजवादी पार्टी 1992 में बनी। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोरों पर है। सपा सरकार बहुत पीछे है, लेकिन उम्मीद है कि शायद समाजवादी पार्टी अगले 2027 के चुनाव में आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को क्या शिखर दे सकती है क्या? देखिए वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह का वातावरण समाज में बनाया गया है या वर्तमान में जो कुछ दिनों से देखा जा रहा है, वो जो जातीय वैमनस्यता पैदा की जा रही है समाज में, भाई और भाई के बीच में खाई पैदा की जा रही है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश नहीं है। राजनीतिक दलों के लोगों को मैं सभी से कहना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारा देश, हमारा समाज एकजुट रहे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमारा पूरा देश एक समाज, एक परिवार है। अगर हम उसी में आपस में विभाजन पैदा करेंगे, तो ये हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही निराशाजनक परिणाम लेकर आएगा। जो आपने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी एक बँटवारा टाइप का कर रही है जातियों के आधार पर, ये क्या समाज के लिए बहुत हितकारी होगा? सवर्णों के लिए पक्षपात कर दिया गया है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि ये जो कार्य किया जा रहा है, ये सवर्ण, पिछड़ा और दलित ये बात ही नहीं है। पहले इस सरकार ने या इस पार्टी ने
लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया। सब इस बात से अब वाकिफ हैं। अब जब वहां से उनको ये लग रहा है कि वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाएगी, उसका समय पूरा हो गया, तो वो जाति वैमनस्यता, समाज को अब जातियों में तोड़ना उन्होंने प्रारंभ किया है। भाई क्या सवर्ण, क्या पिछड़ा, क्या दलित आज के समाज में, और जब संविधान लागू हुए 72 से ऊपर साल हो चुके हैं, तो हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब क्या जाति व्यवस्था है। आज कौन जाति व्यवस्था मानता? मैंने तो कभी अपने घर में ये व्यवस्था देखी ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्या दलित के साथ अलग व्यवहार हो, क्या पिछड़े के साथ अलग व्यवहार हो। हमारे तो नेता, हमारे पिता के नेता सदैव मुलायम सिंह यादव रहे, सदैव उन्होंने उनको नेता माना, सदैव उनका सम्मान किया। जो बीच में एक संघर्ष की स्थिति भी आई तो वहां नेता ने उनकी बात को रखा और उनकी बात को मानते हुए अपने 2 कदम पीछे लिए। तो हम लोग तो उसमें से हैं कि भाई इसमें समाज में अलग अलग जाति धर्म का विभेद होना ही नहीं चाहिए, इसको समाप्त होना चाहिए। कमलेश पाठक जी ने सुना है कि बड़े बड़े दिग्गजों से राजनीति में टक्कर ली है अपने औरैया के विकास के लिए, औरैया की छवि को बचाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी लोग राजनीति में हैं, जिन्होंने समाज सेवा, जन सेवा का दायित्व उठाया है, उन सभी को ये कार्य करना चाहिए। जनता सभी से इसी बात की अपेक्षा करती है कि जो सत्य बात है, जो न्याय की बात है, जो जनहित की बात है, उसके लिए तो आपको दल की सीमा, नेता की सीमा तोड़कर जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। वो केवल आदरणीय पाठक जी की बात नहीं है, सारे नेताओं से यही अपेक्षा होती है। इसीलिए ऐसे ही नेता जनता में लोकप्रिय होते हैं जो जनहित के मुद्दों को लेकर अपने दल में हो या सरकार में या विपक्ष के लोग हों, उनका भी विरोध करने का साहस कर सकें। और सत्य बात के लिए आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आप कितनी बड़ी सरकार या कितने ताकतवर नेता का विरोध कर रहे हैं। जब आप सत्य के साथ खड़े हैं तो फिर आपको उसकी ताकत या उसकी वो हैसियत, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। आपको तो अपने मार्ग पर डटकर खड़े रहना चाहिए। एक बार सुना गया है कि आपके पिताजी ने मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर औरैया में नहीं उतरने दिया था, ये क्या था? देखिए, ये बात अब तो काफी पुरानी हो गई। औरैया जिला जब समाप्त किया गया, नहीं, पुरानी हो गई है, लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी बुजुर्ग नए-नए अपने नातियों को, अपने पोतों को ये किस्से सुनते हुए हमने देखा है कि औरैया में एक ऐसा नेता हुआ करता था जिसने कि मुलायम सिंह यादव जैसे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर औरैया में नहीं उतरने दिया। ये एक बड़ा बड़ा विषय था ये। मैं उस समय स्कूल में था, यहीं पढ़ता था और मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। 12 फरवरी 2004 की ये घटना है। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और यह जिला खत्म हो चुका था। और आप सब पत्रकार बंधुओं, सारे अधिवक्तागण और जो व्यापार मंडल, सबने एकजुट होकर पाठक जी से ये अपील की थी कि आप ही इस आवाज को आगे उठाएं, आप नेतृत्व करें, ताकि ये जो हमारा जनपद का एक स्वरूप है, हमको बड़ी ही कठिनाइयों से एक जनपद मिला हुआ है, वो खत्म ना हो और उसका स्वरूप बहाल हो सके। पाठक जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी बीच में माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने औरैया में एक जनसभा का कार्यक्रम लगा दिया 12 फरवरी को। तो उस कार्यक्रम के विरोध के स्वरूप में औरैया में ये घोषणा की गई थी, जो जिला बचाओ संघर्ष समिति थी, कि मुख्यमंत्री के 101 पुतले औरैया में फूके जाएंगे और सभी लोग अपने छतों से काले झंडे दिखाएंगे। प्रशासन ने उस पूरे प्रदर्शन को दबाने के लिए लगभग 12 से 13 जनपदों का फोर्स औरैया में बुलाया, और जहां भी नए युवा या व्यापार मंडल के लोग, समाज के अन्य वर्गों के लोग पुतले फूंकने के लिए या उससे निकले, तो प्रशासन ने अभद्रता और लाठीचार्ज उनके साथ प्रारंभ किया। धीमे धीमे माहौल उससे, दोपहर आते आते जब तक मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ, माहौल बिगड़ चुका था और पूरे शहर में प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। उसी बीच में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया तो प्रदर्शन नीचे आगजनी और सारा चल रहा था। तो जो भी वजह रही हो, उस समय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने थोड़ा विलंब करना उचित समझा। ये भी सुना गया कि आपके पिताजी को मिनी मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ये तो जो है सम्मान है उनके लिए, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री कार्यालय की जो
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं वो आदरणीय पाठक जी को दे रखी थी, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि इस व्यक्ति को 1 रुपए का भी लालच नहीं होगा और ये जनहित की बात को समझेगा। मुख्यमंत्री को बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको अपना राजनीतिक दल भी देखना होता है और सरकार के कार्य भी होते हैं। उन्होंने भरोसा किया और उस तरह की शक्तियां दी जिससे लोगों का भला हो सके, और पूरे प्रदेश में पाठक जी ने लोगों के हित के लिए काम किए। मुझे जानकारी है व्यक्तिगत रूप से कि पूरा उन्होंने सहारनपुर से लेकर बलिया तक लोगों की मदद करी। लोग मिलते हैं मुझे अभी भी लखनऊ में और सब जगह, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पाठक जी की पहचान ना हो और पाठक जी के मदद किए हुए लोग ना रहते। अभी देखा गया हाल ही में आपके ऊपर और आपके पिताजी के ऊपर एक रंगदारी का मुकदमा लिखा गया, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब से ये घटना हुई जो दोहरा हत्याकांड हुआ औरैया में और उसमें उनको आरोपी बना के जेल भेज दिया गया, सारी घटना जो है वो जनता के सामने है, लोगों को पता है वास्तविकता। इसके बाद 6 वर्ष से मैं तो यहाँ निवास भी नहीं करता था, मैं कानपुर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं वहीं रहता था। मेरी शादी 1 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद मुझे बाहर जाना था तो मैं बाहर से घूम कर आया और होली थी उस समय। होली के बाद इस तरह का घटनाक्रम हो गया। मेरी शादी के बाद अपने पिता से सामने मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, तब तक ये घटना इस तरह से हो गई। वो जेल में थे। मैं 6 वर्ष से बहुत ही संयम और शांतिपूर्ण तरीके से अपना मुकदमा मैंने लड़ा। कहीं किसी से किसी प्रकार की कोई अभद्रता, किसी चीज में हस्तक्षेप या कोई शिकायत मेरे विरुद्ध कभी नहीं हुई। लेकिन अभी 8 जनवरी को जब पाठक जी की गैंगस्टर के मामले में, देखिए उनकी 302 के मामले में जो घटना हुई उसके मामले में 2 साल बाद ही अप्रैल 2022 में उनकी जमानत हो गई। फिर वो सिर्फ गैंगस्टर के मामले में आज तक जेल में है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मामला न्यायालय में है, निर्णय आने वाला है, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि 8 जनवरी को 2026 को न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उनकी जमानत नियत थी और हम लोग पूरी तैयारी में थे कि 8 जनवरी को उनकी जमानत के लिए याचना की जाएगी। 7 जनवरी को औरैया पुलिस ने एक मुकदमा रंगदारी का उनके विरुद्ध लिखवा दिया। जो आदमी 6 वर्ष से जेल में है, जब पाठक जी अपने चरमोत्कर्ष पर रहे, हर तरह की शक्ति उनके पास रही, तब तो उन्होंने किसी से रंगदारी मांगी नहीं, तब तो उन्होंने किसी पर कब्जा किया नहीं। ये शिकायत आप दीपक लेके भी ढूंढें, आपको कोई नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी से 1 रुपए लिया हो, बाहर रहते हुए। तो अब वो व्यक्ति जो 6 साल से जेल में है, केवल उसके राजनीतिक कद से ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने, और जिस तरह की ये सरकार चल रही है, मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को नीचे का कोई फीडबैक है ही नहीं जमीन का। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जनपद का नेता पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उनको कोई जानकारी ही नहीं है कि जनपद में जो अफसर तैनात हैं वो किस तरह के क्रियाकलाप में लिप्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए जो विपक्षी दलों के नेता जेलों में हैं या किसी चीजों में कहीं फंस गए हैं, तो उन पर दमनात्मक कार्रवाई करके अपने नंबर बढ़ाने में अधिकारी लगे हुए हैं। बस यही प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत इन्होंने रंगदारी का मुकदमा उनके खिलाफ लिख दिया। उसका जब विरोध करने के लिए सब लोग खड़े हो गए तो इन्होंने एक मुकदमा आईटी एक्ट का मेरे विरुद्ध दर्ज करवा दिया। आप पर आईटी एक्ट का मुकदमा लिखा गया, आपने आखिरकार ऐसी क्या पोस्ट करी थी या क्या लिख दिया था उसमें कि आप पर आईटी एक्ट का मुकदमा लिखा गया? देखिए, वो पोस्ट पूरी जनता के सामने है। मैंने पोस्ट कभी वो डिलीट नहीं की, क्योंकि उसमें सच्चाई बयां करी गई। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं और सदैव रहूंगा। मैं उस बात से बिल्कुल भी कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उस पोस्ट में मैंने यही कहा कि जो पुलिस वास्तविक पीड़ित, गरीब और सताए हुए लोगों के मुकदमे नहीं लिखती है, उसको बड़ा फुर्सत मिल गई एक फर्जी रंगदारी का मुकदमा लिखकर, ताकि कमलेश पाठक जेल से बाहर ना आ जाए। और ये जो हमारे सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति औरैया की धरती पर ना आ जाए
जिसके चलते हमारी ये भ्रष्टाचार की दुकानें पूर्णतः बंद हो जाए। बस इसी बात को लेकर मैंने वो पोस्ट लिखी, और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकारों की आलोचना करना कब से अपराध हो गया? अधिकारियों की आलोचना करना कब से अपराध हो गया? सच बोलना कब से अपराध हो गया? और अगर सच बोलना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूं। आप मेरे खिलाफ मुकदमा क्या लिख रहे हैं? आप मुझे जेल भेज दीजिए इस मुकदमे में, और मैं जमानत नहीं कराऊंगा इस मुकदमे में, मैं जेल में बना रहूंगा। अगर सच बोलना ही अपराध हो जाएगा तो फिर इस ऐसे देश में लोकतंत्र कहां रहा? फिर तो यहाँ का निवासी बेचारा ऐसे ही पीड़ित होता रहेगा, सरकार और अफसर उसको डराते धमकाते रहेंगे। आप राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, आपने बहुत करीब से, बहुत छोटे स्तर से देखा है कि राजनीति क्या होती है। आपको राजनीति में बहुत अच्छा ज्ञान भी है, पर वो पिताजी इतने बड़े पदों पर रहे। तो क्या वर्तमान समय की और पिछले समय की बात की जाए तो राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है? देखिए, मैंने तो बचपन से होश संभाला तब से ही राजनीतिक वातावरण को देखा है। आपने तो जब से जन्म लिया तब आप एक विधायक के बेटे के रूप में आपने जन्म लिया। जी, जी, ये मेरा सौभाग्य था और मैं इसको आज भी अपना सौभाग्य मानता हूँ। ये बड़ी बात है, ये अवसर ईश्वर ने मुझे दिया। किंतु तब उसकी राजनीति और अब की राजनीति की जब मैं तुलना करता हूँ, उम्र मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक दौर मैंने देखा है कि नेता नेता का सम्मान करते थे। जब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार के तौर पर एक पत्रकार का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा वर्ग आपका सम्मान नहीं करेगा। डॉक्टर है, वो डॉक्टर का ही सम्मान नहीं करेगा, अधिकारी अधिकारी का सम्मान नहीं करेगा। ये एक वातावरण बहुत तेजी से बदला है कि नेताओं में भी वैमनस्यता बहुत बढ़ी है, और लोग जो है ये चाहते हैं कि सामने वाले का नुकसान करके हम अपना कद बढ़ा लें। ये चीज पहले राजनीति में नहीं थी, जैसा मैंने महसूस किया है। दूसरा, लोगों के अंदर समर्पण और सेवा भाव आज से कहीं ज्यादा था। आज की तारीख में लोग बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पोस्ट और इन सब में विश्वास करते हैं। पुराने समय में मैंने देखा है कि विधायक एक साथ लखनऊ में विधायक निवास से निकलते थे, कुछ पैदल चले जाते थे, कुछ बुजुर्ग विधायक रिक्शे से चले जाते थे। आज भी रोडवेज की बसों में विधायक सीट होती है, लेकिन आज अगर विधायक जी डिफेंडर से नहीं चल रहे या फॉर्च्यूनर से नहीं चल रहे हैं, तो ये उनकी बड़ा अपने आप में उनको हीन भावना महसूस होती है कि पता नहीं मैं राजनीति में क्यों हूं कि जब मैंने इतना पैसा ही नहीं बना पाया। तो ये जो अर्थ युग राजनीति में आया, सेवा युग से वो अर्थ युग में तब्दील हो गया, ये बड़ी विडंबना है, जैसा मैं महसूस कर पाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर तिलकराज पाठक के विचार और एरिया के विकास के लिए नेताजी के बारे में उन्होंने बताया। बड़ा अच्छा लगा जान करके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं और